हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 32 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के सेट की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वह आपका एडवांस मैथ का है, लेकिन एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बोला है एक अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप 72। एक अर्धवृत्त के आकार का धनुष है, इसका परिमाप 72 यानी कि एक अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है। और हम लोगों से क्या पूछा है? हम लोगों से इसका व्यास पूछा है। अर्धवृत्त का यहाँ पे परिमाप दे रखा है और हम लोगों से क्या पूछा है? इसका हम लोगों से पूछा है इसका व्यास। ध्यान से समझिएगा एक चीज, अर्धवृत्त का परिमाप आपका होता है 36/7 इंटू आर। अब यह कैसे होता है इस चीज को भी पूरे डिटेल में हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? 36/7 इंटू आर। आप बोलोगे कि सर अर्धवृत्त तो यही होता है ना, वृत्त का जो आधा होता है वही तो अर्धवृत्त होता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप तो हमने पढ़ा है पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। लेकिन इसी को जब आगे बढ़ाइएगा ना, इस दोनों में से पाई कॉमन लीजिए, सॉरी आर कॉमन लीजिए, तो आर बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा? पाई। पाई का मतलब 22/7 प्लस आगे देखिए यहाँ से आर कॉमन ले चुके हैं, क्या बचेगा? 2 ही तो बचेगा। आगे r इंटू इसका भीड़ का जोड़ करिए, 7 दूना 14 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 36। 36/7 तो देखिए कितना आया? 36/7 इंटू आर। इसी को तोड़ने पे आया। तो परिमाप वास्तव में इतना होता है। तो हमें तो याद ही करने होते हैं ना मेंसुरेशन के फॉर्मूले, तो या तो हम इसको याद रखें या फिर इसको याद रखें। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? 36/7 इंटू आर होता है। आगे से आपको यह याद रखना है। पूरे वृत्त के परिमाप की बात करें तो पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वह होगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हमारा जो अर्धवृत्त है ना, इस अर्धवृत्त का आपका परिमाप क्या होगा? 36/7 इंटू आर। यही तो होगा इसका परिमाप। जबकि इस क्वेश्चन में आपका परिमाप दे रखा है कितना? 72। परिमाप कितना दे रखा है आपका? 72 सेंटीमीटर दे रखा है। अर्धवृत्त का परिमाप होगा 36/7 इंटू आर, जबकि इसका परिमाप कितना होता है आपका? 72। अब इसको आप सोल्व करिए, ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल, तो 36 दूना 72 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आर बराबर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 दूना 14, तो आर का वैल्यू आपका 14 सेंटीमीटर आ गया। अब गौर से एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से अपना आंसर आर का जो वैल्यू आया उसको चुन लीजिएगा। कई बार हम लोगों से यह मिस्टेक हो जाता है। क्या पूछा हम लोगों से? धनुष का व्यास। तो धनुष का त्रिज्या आपका 14 आया, क्योंकि आर फॉर रेडियस होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या 14 है, तो फिर व्यास कितना होगा इसका? 28 ही तो होगा, क्योंकि व्यास जो होता है वो आपका त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या निकाल चुके हैं, 2 गुना करेंगे व्यास निकल जाएगा, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? 28। आगे बढ़िए, अगला एक क्वेश्चन है, यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला है त्रिभुज एबीसी में ओ केंद्रक है। केंद्रक बोलते हैं माध्यिकाओं के कटान बिंदु को। ADBCF 3 माध्यिकाएं हैं और त्रिभुज AOE का क्षेत्रफल 15, तो चतुर्भुज BDOF का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही अच्छा से इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे और आप सीख पाइएगा इन चीज़ों को भी। देखिएगा गौर से। जैसे सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज को देखिए आप, यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोगों ने सबसे पहले बनाया। इस त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं ABC, ठीक है। यह हमारा जो त्रिभुज है ना वो आपका ABC हो गया। अब ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर इसमें हम एक माध्यिका खींचे, यह आपका क्या कहलाएगा? माध्यिका। माध्यिका का काम क्या होता है? माध्यिका जो है जिस भुजा पे खींचा जाता है ना, हमेशा शीर्ष से खींचा जाएगा अपने सामने वाली भुजा पे। तो जिस भुजा पे माध्यिका खींचा जाएगा उसको यह 2 बराबर भाग में बांट देगा, मतलब इसका माप और इसका माप बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे देख लीजिएगा गौर से, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बेहतर हम समझा लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यह हमारा कोई त्रिभुज है। अगर हम लंब डालेंगे तो पूरे सीधे सीधे हमें सामने डालना पड़ेगा 90 डिग्री पर, तो यह तो लंब हो जाएगा। लेकिन माध्यिका का मतलब है कि ऐसी जगह पे आपको मिलाना है जहां से इस दोनों भाग का माप क्या होगा? बराबर होगा। यही आपका माध्यिका कहलाता है। लंब बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है, लेकिन माध्यिका सामने वाले भुजा को शीर्ष से उस बिंदु पर मिलाते हैं जहां से इस दोनों का माप क्या हो? बराबर हो।
तो माध्यिका इसमें खींचा गया है, ठीक है, 3 माध्यिका खींचा गया है। सबसे पहले हम एक माध्यिका खींचे हैं AD। अब यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। माध्यिका क्या करता है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब जैसे ही किसी त्रिभुज में एक माध्यिका हम खींचेंगे, इससे क्या होगा कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 2 बराबर क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा, यानी इस पार्ट का क्षेत्रफल और इस पार्ट का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। माध्यिका सामने वाली भुजा को ही न केवल 2 बराबर भागों में बांटता है, बल्कि पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर इस पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 20, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल भी क्या होगा, 20 होगा। तो पूरे का क्षेत्रफल देके इसका पूछे आधा कर देंगे, या इसका पूछे आधा कर देंगे, या फिर इस आधे का क्षेत्रफल देकर के पूरे का क्षेत्रफल पूछे तो उसको हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। त्रिभुज ABC में O केंद्रक है और ADBECF 3 माध्यिकाएं हैं। तो एक माध्यिका खींच ली हम AD, इसके अलावा जो एक माध्यिका है वह क्या है आपका, जो अगला माध्यिका है वह है BE। तो B तो यहाँ पे है ही, यहाँ से E ले लिए। चलिए आगे बढ़िए। और एक जो माध्यिका है वह है आपका CF, ठीक है। जब आप तीनों माध्यिका खींचिएगा अब क्या होगा, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। यह जो बिंदु है इसको क्या माना है, O माना है। देख लीजिए O केंद्रक है, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। और आगे चल के हम लोग एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे कि केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में बांटता है। यह भी कॉन्सेप्ट है अच्छा, और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इस भाग का मान अगर 2 होगा तो इस भाग का मान 1 होगा, इस भाग का मान 2 होगा तो इस भाग का मान 1 होगा। यानी केंद्रक क्या करता है कि माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। जब यहाँ से क्वेश्चन हम लोग लेंगे ना तो उसको भी डिटेल में समझेंगे। अब चलिए क्वेश्चन का जो भी कंडीशन है उसको हम लोग पूरा कर लिए। त्रिभुज ABC में O केंद्रक हो गया, ADBECF 3 माध्यिका, ADBECF 3 माध्यिका। अब त्रिभुज AOE का क्षेत्रफल 15। त्रिभुज AOE यानी यह वाला जो पार्ट है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस पार्ट का क्षेत्रफल आपका दे रखा है, गौर से देखिए। इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 15 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमसे पूछा है चतुर्भुज BDOF। अब देखते हैं BDOF कहाँ पे है। BDOF देख लीजिए, यह तो आपका B हो गया, या D हो गया, O हो गया, F हो गया। इस पार्ट का हमें क्षेत्रफल बताना है, चतुर्भुज BDOF। पूरे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जरा सा कि जैसे ही आपने इसमें तीनों माध्यिका खींचा तो त्रिभुज कितने भागों में बटा। त्रिभुज देखिए 1 2 3 4 5 6 भागों में बटा। तो यह क्या होता है ना कि यह 6 बराबर भागों में बंटता है। जब भी किसी त्रिभुज में जब आप तीनों माध्यिका खींचते हैं तो उससे 6 त्रिभुज बनता है, और सभी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका आपस में बराबर होता है। कहने का मतलब कि यह जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज था वह आपका 6 बराबर भागों में बट गया, मतलब प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पे बोला है कि एक का क्षेत्रफल AOE का क्षेत्रफल 15, तो क्या केवल इस पार्ट का क्षेत्रफल 15 होगा? नहीं सर, इसका भी 15 15 15 15 15 15। अगर हम पूरे बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो 15 30 35 15 30 45 60 और 75 और 90 हो जाएगा। 6 गुना तो होगा ना। एक पार्ट का क्षेत्रफल 15 है तो इसमें ऐसा ऐसा कुल मिलाकर कितना पार्ट है, 6 पार्ट है, तो 15 छके 90। कहने का मतलब यह है कि एक पार्ट का यानी छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल दे और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो 6 से गुना कर देंगे, या बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल देकर के छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता तो हम 6 से भाग कर लेते। ओके, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है चतुर्भुज BDOF का क्षेत्रफल। तो इस चतुर्भुज को आप गौर से देखिए तो पता चलेगा कि इसमें कितना त्रिभुज मिला, इस तरह से 1 और 1 2, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, 15 होगा, और इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, 15। तो अब आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दीजिए कितना होगा। 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30। यानी हमारा आंसर क्या होगा, 30। बहुत ही आराम से हम लोग अपना आंसर चुनेंगे, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम यहाँ पे बताना चाह रहे थे, इसलिए पूरे चीज़ों को हमने आपको समझाया यहाँ पे। तो क्या होगा, जो बड़ा वाला त्रिभुज होगा उसके क्षेत्रफल के 1/6 भाग के बराबर छोटा वाला जो त्रिभुज इसमें बनेगा उसका क्षेत्रफल। इसके अलावा 2 छोटा छोटा त्रिभुज अगर हम मिलाएंगे तो वही एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। और एक छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा, उसमें 6 से गुना करेंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और मान लीजिए कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 3 से, क्योंकि ऐसा देख लीजिए 3 ही चतुर्भुज बनेगा। ओके, तो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे देगा, 3 से गुना करेंगे तो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यही था। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बोला एक लकड़ी के बक्से
कि माप 20, 12 और 10 सेंटीमीटर है, लकड़ी का मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो बक्सा बनाने में लगी लकड़ी का आयतन क्या होगा। देखिए जैसे बक्सा बनाने के लिए लकड़ी तो ऐसे ही लगाया गया होगा, इस तरीके से, है ना, चारों तरफ से लकड़ी तो ऐसे ही लगाया गया होगा ना, इस तरीके से। अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए बक्से का माप 20, 12 और 10 दिया है, यानी लंबाई कितना है 20 है, चौड़ाई कितना है 12 है और ऊंचाई कितना है 10 है। तो इससे तो इससे जो बक्से का जो है ना वह बाहरी आयतन निकला। हमें निकालना है सिर्फ लकड़ी का आयतन, तो हम क्या करेंगे कि बाहरी आयतन में से, बाहर से पहले आयतन निकालेंगे, उसमें से आंतरिक आयतन को अगर माइनस कर लेंगे तो लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन आपको हटा लेना है, तभी लकड़ी का, उसमें लगे केवल लकड़ी का आयतन निकालना है, तो इससे आपका लकड़ी का आयतन निकलेगा। अब देखिए यह तो पूरा हम लोग बाहरी माप ले लिए हैं। अब आंतरिक माप देखिए, तो लकड़ी का मोटाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, लकड़ी का मोटाई आपका कितना है 1 सेंटीमीटर, तो लंबाई 20 है। अब लंबाई कितना हो जाएगा 18। आप बोलोगे कि सर लकड़ी का मोटाई 1 है तो 19 होना चाहिए, 18 क्यों? क्योंकि देख लीजिए इस तरफ से भी 1 सेंटीमीटर घटेगा, इस तरफ से भी 1 सेंटीमीटर घटेगा। बक्सा आपका एक कमरे की तरह होता है, तो कमरा को अगर बाहर से लंबाई मापेंगे, है ना, बाहर से लंबाई मापेंगे तो ज़्यादा होगा, और जब अंदर से मापेंगे तो दोनों तरफ से दीवार तो रोकेगा ना, तो दीवार का जितना भी मोटाई होगा उसका 2 गुना लंबाई में कमी। तो क्या होगा यहाँ पे, लंबाई में कितना का कमी हो जाएगा 2 का, चौड़ाई में भी कितना का कमी होगा 2 का, और ऊंचाई में भी कितना का कमी होगा 2 का, ठीक है। तो अब लंबाई कितना हो जाएगा 18, चौड़ाई कितना 10 और ऊंचाई कितना 8। इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन क्या होगा, बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन घटा लीजिए, निकल जाएगा। गुना करिए, 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24, 00 तो 2400 माइनस 18 गुने 8 कितना हो जाएगा 144, 10 1440। अब 2400 में से 1440 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा आपका 960 हो जाएगा ना, हाँ सर 960 हो जाएगा। देख लीजिए कितना होगा आपका, 60 जोड़ेंगे 15, 15 9 24, ठीक है 960। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 960, यानी लकड़ी का आयतन 960, बक्से का आयतन यह वाला हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से है। बोला है किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपए और साधारण ब्याज 270 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। यहाँ पे देखिए केस 2 साल का है और चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है और साधारण ब्याज भी। तो जब भी क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों पता हो, यानी CI और SI दोनों दे दे, उस केस में रेट निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वह फॉर्मूला क्या है आपका, वह फॉर्मूला है CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस SI यानी कि साधारण ब्याज। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दे दे तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, CI माइनस SI, उसके अलावा बट्टा हाफ गुने SI, ठीक है, बट्टा हाफ गुने SI। और चूंकि आपका रेट निकाल रहे हैं ना, यह परसेंटेज के फॉर्म में होगा, इसलिए 100 से गुना। फॉर्मूला क्या यूज करना है, CI माइनस SI बट्टा हाफ गुने SI गुने 100। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले CI देखिए कितना है 282.15, यह आपका CI हो गया, माइनस SI कितना है 270। CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज इतना, साधारण ब्याज इतना, बट्टा में देख लीजिए क्या होगा, बट्टा में 1/2 गुने SI, तो SI की जगह क्या लिखेंगे हम 270 लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए कितना से गुना करते हैं हम लोग 100 से गुना करते हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में CI SI दोनों दे तो रेट निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, CI माइनस SI बट्टा हाफ गुने SI गुने 100। अब सोल्व करिए, 282.15 में से 270 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, या 12.15, यही तो निकलेगा, बट्टा 2 से काटिए इसको, कितना हो जाएगा, ये आपका 135 हो जाएगा। तो बट्टा में आपका कितना आ जाएगा 135, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम, गुना करेंगे 100 से। आगे देखिए यहाँ से पॉइंट अगर हटाइएगा तो बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में 100 होगा, इस 100 से आपका यह 100 कैंसिल हो गया। 135 से इसको काटिए, 135 से अगर आप इसको काटते हैं, सबसे पहले देख लीजिए 5 से 9 से कटेगा क्या, 5 से काट लेते हैं, कट रहा है, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 तिया 15। अब आप इसको 9 से काटिए जरा सा, 9 तिया 27, और 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, 3 से काटिए, 3 नमा 27, यानी कुल मिला के कितना आ गया 9 आ गया, यानी कि रेट आपका कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा। तो
तो फॉर्मूला आपका वही है, इसी फॉर्मूला के ऊपर हम लोग इसको ले गए और बाकी का हम लोग कैलकुलेशन किए, तो आंसर हमारा विकल्प सी आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 5, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 5/4 है। हमें इसका मान निकालना है। जब आप इसका गौर से देखिए, यहाँ क्वेश्चन जो है ना वो आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे है। तो जब आप इस पार्ट का कंपोनेंडो और डिविडेंडो करिएगा ना तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, tan थीटा। इधर क्या आ जाएगा आपका tan थीटा बराबर, इस तरफ क्या होगा तो एक बार नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ लीजिए तो 5 4 9 और एक बार घटा लीजिए तो 9/1 यानी कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। अब यह कैसे हुआ, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको हम बताते हैं। tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 9। इसको देख के पता लग गया। कैसे पता लगा, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे क्या होता है कि अगर लिखा हुआ इस तरह से a/b बराबर c/d, ठीक है, तो हम इसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर करें तो क्या होगा समझिएगा ना। कंपोनेंडो और डिविडेंडो एक मेथड है जिसकी वजह से क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको देख के हमने कह दिया कि यह tan थीटा है, तो कैसे होगा समझिएगा। कंपोनेंडो और डिविडेंडो में क्या होगा कि एक बार नीचे वाला वैल्यू को ऊपर में जोड़ लीजिए तो a प्लस क्या हो जाएगा b, और एक बार इसको घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा a माइनस b, यानी कि इसी दोनों को जोड़ करके ऊपर और घटा करके नीचे, तो a प्लस बी बट्टा a माइनस बी। इसी तरह से इस तरफ भी करिए, क्या होगा c प्लस डी बट्टा c माइनस डी। यही मेथड क्या कहलाता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक बार जोड़ कर लिखेंगे ऊपर, घटा कर लिखेंगे नीचे। अब इस वैल्यू के लिए पुनः हम क्या लिख सकते हैं, पुनः हम लिख सकते हैं इसके लिए a/b बराबर c/d। देख के पता लग रहा है कि यह किसका कंपोनेंडो होगा, यह कंपोनेंडो होगा a/b का, और यह किसका होगा c/d का। या फिर वापस से इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो करके देखिए। वापस से कंपोनेंडो डिविडेंडो करने का मतलब क्या है कि देखिए a प्लस b है ना, तो एक बार नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, यही तो करेंगे, बट्टा a प्लस बी है, इसमें से नीचे वालों को घटा लीजिए तो a माइनस बी, इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा माइनस a प्लस बी, ये तो होगा। अब इसको सोल्व करके आप देख लीजिए क्या आता है। देखिए b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, ऊपर में a प्लस a कितना आया 2a, और बट्टा में नीचे में देखिए b प्लस b कितना आया 2b आया, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा फाइनली a प्लस b बचा। तो कहने का मतलब है कि आप कंपोनेंडो और डिविडेंडो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो जब हम इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करेंगे तो नीचे वाला को जब हम इस पार्ट को जब ऊपर वाला में जोड़ेंगे तो सोचिए जोड़ के क्या होगा, इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जोड़िएगा तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन प्लस साइन क्या हो जाएगा 2 साइन, ऊपर में 2 साइन हो गया। जब घटाइएगा तो यह माइनस में जाएगा, यह प्लस में जाएगा, ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 2 कॉस थीटा बट्टा में, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा साइन बट्टा कॉस, और साइन बट्टा कॉस क्या होता है tan होता है, यानी कि यहाँ पे आपका आ गया है tan थीटा। ओके, चलिए क्या आएगा देख के पता चल रहा है, इसमें आएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है x प्लस वाई बट्टा एक्स माइनस वाई, तो इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बट्टा वाई आ जाएगा। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो tan थीटा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आएगा tan थीटा। इधर भी तो करना पड़ेगा, तो नीचे वाला को ऊपर में जोड़ लीजिए तो 5 4 9, एक बार घटा लीजिए तो 5 में से 4 घटाइए 1, जोड़ कर ऊपर घटा कर नीचे, यही तो है। तो tan थीटा का मान 9 आ गया। अब यहाँ पे रख दीजिए tan स्क्वायर थीटा, तो 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81 और 1 कितना 82। tan थीटा का वैल्यू जब 9 है तो tan स्क्वायर थीटा का मान 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 81 प्लस 1 कितना 82, tan की जगह 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 कितना 80, दोनों 2 से कटेगा, काट लीजिए, ऊपर में आपका 41 होगा, नीचे में कितना होगा 40 होगा, यानी 41/40 विकल्प सी जो है ना वह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना आपका, इसमें देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान दिया है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछा है। यही तो है क्वेश्चन में, साइन प्लस कॉस का मान दे और साइन माइनस कॉस का मान पूछे। ओके, यहाँ पे कोई और डाटा भी हो सकता है, जैसे 3 साइन थीटा 4 कॉस थीटा, 4 साइन थीटा 3 कॉस थीटा, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो इसको सोल्व करने का देख लीजिए तरीका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का उपयोग आपको कब करना है, जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दे
और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछे तो आप इसी फॉर्मूला का यूज करिएगा, या फिर साइन प्लस कॉस का मान देकर के साइन माइनस कॉस का मान पूछे, प्लस वाला देकर के माइनस पूछे या माइनस वाला देकर के प्लस वाला पूछे, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। इसमें अभी हम आपको बताएंगे कि ए बी सी के जगह क्या रखना है। यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, 3 साइन थीटा है ना प्लस 4 कॉस थीटा का वैल्यू आपका दे देगा 5। तो आप हमें बताइए, ठीक है, आप हमें बताइए इस क्वेश्चन में कि 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इसका वैल्यू क्या होगा। अब देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, दोनों जगह एक ही क्वेश्चन है। क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर में प्लस है, नीचे में क्या है माइनस है। यहाँ पे साइन के गुना में 3 है, यहाँ पे कॉस के गुना, यहाँ पे साइन के गुना में 3 है ऊपर में, और कॉस के गुना में 4 है। जहाँ पूछा है वहाँ उल्टा कर दिया है, यहाँ 4 जो है वो साइन के गुना में और 3 जो है वो कॉस के गुना में, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसा करेगा ही क्वेश्चन में, ठीक है। अभी तो सिंपल आपका रखा है, दोनों का कॉफिशिएंट आपका सेम रखा है, लेकिन इसका कॉफिशिएंट आपका अलग अलग भी रख सकता है। इन केस में भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। साइन के गुना में चाहे कुछ भी रहे, कॉस के गुना में कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ए का मतलब क्या होगा, तो जो साइन थीटा के गुना में होगा वह ए का मान। तो साइन के गुना में क्या वैल्यू है, कुछ नहीं है, मतलब ए का मान 1। तो ए के जगह 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी के जगह क्या लिखेंगे, जो कॉस थीटा के गुना में होगा। तो कॉस थीटा के गुना में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ भी क्या होगा 1, चिन्ह नहीं लीजिएगा, चिन्ह यहाँ पे वही 1 प्लस ही रहेगा, 1 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, जो बराबर में वैल्यू देगा। तो बराबर में क्या है आपका 7/13। तो हम क्या करेंगे 7/13 का करेंगे स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट है तो अंडर रूट। समझ रहे, फिर से इसको समझिए। ए स्क्वायर जो साइन थीटा के गुना में वैल्यू होगा कुछ नहीं है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर जो कॉस के गुना में वैल्यू होगा, और माइनस क्या करेंगे हम लोग सी स्क्वायर, सी कौन होगा, जो बराबर में वैल्यू देगा। सोल्व करिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, इसका वैल्यू तो 2 आ जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 13 का स्क्वायर 169। चलिए इसको रूट अंडर करिए। अब 169 दूना कितना हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन करिए जरा सा। 169 दूना हो जाएगा 9 दूना 18, 8 हासिल 1, 16 दूना 32 और 1 33, 338 माइनस 49 और बट्टा में आपका 169 है, इसको रहने दीजिए। चलिए इसको अब सोल्व कर लीजिए, आप देखिए कितना वैल्यू आएगा। 49 माइनस करिए, 18 में से 9 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए अब क्या बचा या 12, 12 में से 4 माइनस करिएगा तो 8 हो जाएगा, और यह आपका 2 हो जाएगा बट्टा में 169। इसका करेंगे हम लोग अंडर रूट। 289 का वर्गमूल बोलिए क्या होगा 17, और 169 का कितना 13, तो 17/13 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई जगह पे इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, जब भी माइनस के फॉर्म में दे प्लस के फॉर्म में पूछे, या प्लस के फॉर्म में दे करके माइनस के फॉर्म में पूछे, उन दोनों जगह पे इस फॉर्मूला का उपयोग होगा। और साइन के गुना में अलग अलग भी वैल्यू हो सकता है, जैसे यहाँ 3 4, इधर क्या होगा 5 होगा, फिर भी हम लोग वही मेथड यूज करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ए स्क्वायर का एक जगह क्या लिखना है, जो साइन के गुना में वैल्यू होगा वह ए का मान, जो कॉस के गुना में वैल्यू होगा वह बी का मान, और जो बराबर में होगा वह आपका सी का मान। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस से है आपका, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। अब सीढ़ी को टिकाइए, यह आपका दीवार हो गया। चलिए इस तरीके से हम सीढ़ी को टिका दिए, यह हमारा क्या हो गया सीढ़ी हो गया, यह आपका दीवार हो गया, ओके। चलिए नाम भी इसका दे लेते हैं ABC। आगे देखिए क्या है, बोला है 10 मीटर की ऊंचाई पर, अच्छा यह 10 मीटर की ऊंचाई पर AB का वैल्यू कितना दे रखा है 10। अब आगे यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री, यह आपका जमीन है, इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाया है 30 डिग्री। सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो, तो सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी, सीढ़ी के पाद से यानी कि सीढ़ी के तल से दीवार की दूरी, हमें इसका वैल्यू बता देना है कि क्या होगा। अब कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन को देखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस का। यहाँ पे कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यह 30 है, तो यह वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। हमेशा इस दोनों का वैल्यू, इस दोनों का योगफल 90 रहता है, तो यह 30 है तो यह 60 होगा, यह 60 रहता तो 30, यह 45 तो यह 45, ओके। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका माप। अब क्वेश्चन में क्या है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप हमें पता है 10। हमें क्या बताना है 60 डिग्री के सामने की भुजा, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का रूट 3 गुना होता है। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 10 है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा 10 रूट 3। तो इस भुजा का माप, त्रिभुज के इस भुजा का माप 10 रूट 3 होगा, यानी BC का वैल्यू कितना होगा 10 रूट 3। जब भी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को बनाए है ना, तो समकोण त्रिभुज होता है यहाँ पे, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा के माप का, ठीक है,
30 डिग्री के सामने वाली भुजा के माप का √3 गुना 60 डिग्री के सामने की भुजा होता है। क्लियर? तो जब भी 30 के सामने की भुजा दे √3 से गुना करेंगे 60 डिग्री के सामने की भुजा निकल जाएगा, हमें tan cot लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि 60 डिग्री के सामने वाली 60 डिग्री जहाँ पे कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा का माप दे करके 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप पूछ देता तो हम √3 से भाग कर देते। भाई 30 से 60 में जाने के लिए √3 से आप गुना करोगे तो 60 से 30 में आने के लिए भाग, और अगर इसमें 90 भी जोड़ ले तब तो आपका पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस ही खत्म हो गया। इतना से हम लोग पूरा हाइट एंड डिस्टेंस बनाते तो यह क्या हो जाएगा 2 गुना, यानी 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना 90 के सामने वाला, और 90 के सामने वाली भुजा का आधा 30 के सामने वाला। जैसे 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितना 10, तो 90 इसके सामने वाली भुजा कौन होगा, यही वाला कर्ण, तो कितना हो जाएगा या 2 गुना यानी कि 20। तो अगर हमसे सीढ़ी का लंबाई पूछता तो यही सीढ़ी का लंबाई होगा ना, वह कितना हो जाता आपका 20 मीटर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। कोई भी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर, जैसे यह हमारा एक वृत्त हो गया, अब यह आपका केंद्र हो गया, ठीक है, यह केंद्र बिंदु हो गया, इससे कितना दूरी पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे कोई हमारा जीवा हो गया। परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है ना वही आपका क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, यह हमारा क्या हो गया, जीवा हो गया, इसको हम ए भी लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जीवा का लंबाई कितना दे रखा है, बोला 12 सेंटीमीटर दूरी पर जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई ए से लेकर के बी तक का लंबाई कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। गौर से देखिएगा, जीवा से दूरी देखिए कितना दे रखा है, दूरी कितना दे रखा है, केंद्र से 12 सेंटीमीटर, यानी लंबवत दूरी जो है ना 12 सेंटीमीटर। केंद्र को हम ओ माने, इसको हम एम माने, ठीक है। केंद्र बिंदु से जीवा की दूरी को क्या माने, हम एम माने, ओ एम हो गया यह आपका, ओके। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, ए भी हमारा क्या हो गया, जीवा हो गया। परिधि के कोई 2 बिंदु, जैसे यह आपका वृत्त हो गया, परिधि के 2 बिंदु को मिला दिए, जीवा हो गया। अगर केंद्र बिंदु से जीवा को मिलाएंगे तो जीवा 2 बराबर भागों में बटेगा, यानी ए एम का वैल्यू एम बी के वैल्यू के बराबर होगा। तो एम का वैल्यू एम बी के वैल्यू के बराबर होगा। इसका मतलब है कि जीवा का लंबाई कितना दे रखा है 10, तो ए से लेकर के बी तक 10, तो ए से लेकर के एम तक का मान कितना हो जाएगा, यह आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि आपका ए से लेकर के बी तक 10 है तो ए से लेकर के एम तक 5 होगा, क्योंकि केंद्र बिंदु से अगर जीवा को मिलाए ना तो आपका 90 डिग्री पे मिलता है, यानी समकोण पे मिलता है और 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यह 10 था तो यह 5 हो जाएगा। अब इसको आप मिला लीजिएगा तो एक ट्रायंगल बनेगा, और जो ट्रायंगल बनेगा वो आपका समकोण त्रिभुज होगा। इसी से आपका है ना, इसी से आपका त्रिज्या भी निकल जाएगा, व्यास भी निकल जाएगा। केंद्र से उस जीवा की कई बार दूरी पूछता है, वह भी निकल जाएगा, जीवा की लंबाई भी निकल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या संबंध हुआ, यह आपका कर्ण, यह आपका आधार, यह क्या हो गया, लंब। अब देखिए लंब 12 है, कर्ण 5 है, तो आधार कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। लंब आपका कितना है, 12 है, आधार 5 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 13, क्योंकि 12 5 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो 5 12 है तो तीसरा भुजा 13 हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें रूट अंडर कर सकते थे। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 में 25 ऐड करिएगा 169, 169 का वर्गमूल कितना, 13। तो OA का वैल्यू आपका 13 आ गया। OA क्या है, केंद्र बिंदु से परिधि की दूरी, तो केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाता है। तो त्रिज्या आपका आ गया 13। तो हमसे पूछा है व्यास क्या होगा, तो व्यास कितना हो जाएगा आपका 26। जब त्रिज्या 13 है तो व्यास आपका 26 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। बोला है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 है तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा। पहले पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं। जैसे चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे किसको, तो वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज ऐसे है कि उसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर है तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। पहली बात, यहाँ पे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा क्योंकि इसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर है। अब अगर हम बात करेंगे चक्रीय चतुर्भुज का, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। जैसे इस कोण और इस कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। सम्मुख कोण का योग 180। इससे लाभ क्या मिलता है, तो अगर इस वाले एंगल का माप 100 होगा तो यह 80 होगा, यह 50 होगा तो यह 130 होगा, यह 40 होगा तो यह 140 होगा। मतलब कोई एक कोण का माप देगा तो उसके सामने का कोण आप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से एंगल B, ठीक है, उसी तरीके से आपका एंगल B बराबर क्या, एंगल B प्लस एंगल D का योग कितना होगा, 180।
यानी एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180। तो अगर एंगल बी का वैल्यू दे दिया तो एंगल डी का वैल्यू हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट तो यह होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है, यही दो कॉन्सेप्ट आपका चक्रीय चतुर्भुज में बनता है। दूसरा, चतुर्भुज में किसी एक भुजा को आगे बढ़ाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक भुजा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो बाहर में जो कोण बनेगा, देखिए यह जो एंगल बना इस तरफ, यह तो चतुर्भुज के बाहर है, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो अपने सामने के सम्मुख कोण के, वो अपने सामने के अंतः सम्मुख कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50, तो बाह्य कोण मतलब इस वाले कोण का माप दिया है 50, तो बोला है उसके आंतरिक सम्मुख कोण का माप कितना। अब यह 50 है तो इसके आंतरिक सम्मुख कोण यह वाला होगा ना, इसके सम्मुख यानी इसके सामने जिसका मुख होगा, तो यह 50 है तो इसका आंतरिक सम्मुख कोण यानी इस कोण का माप भी क्या होगा, 50 होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा समझिए। देखिए यहाँ बाहर में आपका 50 है तो अंदर में तो 130 डिग्री होगा। सोचिए जरा, बाहर में 50 तो अंदर में 130, क्योंकि सीधी रेखा पर 180 डिग्री, तो इस तरफ 50 तो इस तरफ 130। अब आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो यह 130 है तो यह कितना होगा, 50। यही तो हमने आपको बताया है अभी। तो आंतरिक सम्मुख कोण, इस कोण का आंतरिक सम्मुख कोण यह वाला होगा, न कि यह वाला। ठीक है, तो आंतरिक सम्मुख कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो यह 50 दे रखा है, यह भी हमारा 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ। वापस मुलाकात होगी कल फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।